Hi guys, welcome to Mr. Introdent YouTube channel, and today in this video we'll be covering foreign exchange rate and its determination. So firstly we'll talk about foreign exchange. Foreign exchange होता क्या है? एक्सचेंज वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ का लेन देन करना। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, फॉरेन करेंसी की लेन देन करना। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे देश में आपको कुछ ख़रीदना है या फिर किसी भी फॉरेनर को आपके देश से या आपसे कुछ ख़रीदना है, तो बेसिकली आप अपने डोमेस्टिक जो भी आपकी कंट्री है उसमें तो आप अपनी कंट्री की करेंसी को यूज़ करते होंगे, लेकिन फॉरेन गुड खरीदने के लिए आपको क्या फॉरेन की करेंसी चाहिए होगी। तो उसके लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, आपको एक फॉरेन करेंसी चाहिए होगी तो आप उसे अपनी डोमेस्टिक करेंसी के बदले में एक्सचेंज करेंगे। तो यही जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक। अब फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज। ठीक, यानी फॉरेन करेंसीज को खरीदना या बेचना ही क्या होता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है। दस फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लियर ऑफ देयर इंटरनेशनल इंडेप्टनेस। इंटरनेशनल इंडेप्टनेस से यहाँ पर क्या सेंस है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के लोगों ने किसी दूसरी कंट्री से कुछ भी कोई गुड्स या कोई सर्विसेज किसी भी तरीके की उसको क्या किया, इंपोर्ट करवाया, तो उस कंट्री के लोगों को क्या, दूसरी कंट्री के लोगों को उसका पैसा देना पड़ेगा। और पैसा कैसे देना पड़ेगा, उनकी करेंसी में देना होगा। तो ये एक तरीके से उनके ऊपर एक डेप्थ हो गया। ठीक, आपकी कंट्री के ऊपर एक डेप्थ हो गया कि आपकी कंट्री के लोगों ने इतना समथिंग अमाउंट ऑफ मनी या समथिंग अमाउंट ऑफ जो भी गुड्स या सर्विसेज हमारे देश से लिए उसमें आपको हमारी करेंसी में पैसा वापस करना होगा। तो इस तरीके से आप डेप्टेड हो गए। तो इंटरनेशनल डेप्टनेस यही होगी, और इसी को क्या करना, इसी को रिमूव करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का मेथड यूज़ करते हैं। जो भी कंट्रीज़ होती है, ये मेथड्स हो सकते हैं, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, मींस जिस भी तरीके से वो इंटरनेशनल इंडेप्टनेस को ख़त्म करें। ठीक। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? ठीक, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंस टू आपका जो भी फॉरेन करेंसी है। ठीक, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज़। ठीक, रुपीज़ इंस टू आपका डॉलर मान लेते हैं फॉरेन करेंसी है। ठीक, यानी इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, एक्सचेंज रेट। इसको और सिंपली हम लोग अगर समझ चाहे तो ये कह सकते हैं कि ये एक रुपीज़ की डॉलर में कितनी वैल्यू होगी। ठीक, कितनी वैल्यू होगी उसकी डॉलर में, दैट इज़ अवर एक्सचेंज रेट। ठीक, या फिर एक डॉलर की कितनी वैल्यू है इन रुपीज़, दैट इज़ अवर एक्सचेंज रेट। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक, यानी डोमेस्टिक करेंसी का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो भी फॉरेन करेंसी है वो हमारा एक्सचेंज रेट होता है। अब एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो उसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे उसमें हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज़ डिमांड एंड देन सप्लाई। यानी डिमांड यहाँ पर किस चीज़ की, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, यानी कहाँ कहाँ से हमारे जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो किस किस तरीके से डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए, या किन किन वजहों से डिमांड एक्चुअल में जनरेट होती है फॉरेन एक्सचेंज की, उन्हें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती होगी। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमारे जो देश के लोग हैं वो लोग बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवा रहे हैं, कोई गुड हो गया या कोई सर्विसेज बाहर के देश से ले रहे हैं, तो उन्हें क्या, उन्हें उसे पे आउट करना पड़ेगा। और पे वो किस में करेंगे, उनकी करेंसी में, यानी उन्हें फॉरेन करेंसी की नीड होगी। तो वो क्या, डिमांड जनरेट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। फिर नेक्स्ट है टूरिज़्म। अगर हमारे देश से कोई लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ पर खर्चा करना होगा, वहाँ पर खर्चा होगा, जो भी उनका रहना या जो भी उनका फूड एकोमोडेशन सब कुछ मिलाकर जो भी उनका खर्चा होगा वो उन्हें उस देश की करेंसी में देना होगा। तो यहाँ से भी वो क्या, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड। ठीक, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड से क्या सेंस है कि जैसे आपका कोई रिलेटिव किसी दूसरी कंट्री में रहता है या कोई भी आपका जान पहचान वाला है कुछ भी ही, उसको अगर आपको पैसे भेजने तो आपको उन्हीं की करेंसी में भेजने होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। फिर परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज़। अगर आपको फॉरेन किसी कंट्री में कोई घर खरीदना है, कोई होटल खरीदना है, या कुछ भी आपको कोई भी एसेट खरीदना है अपना फॉरेन कंट्री में, तो आप क्या डिमांड करोगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। यहाँ पर फ्री पेमेंट नहीं, रीपेमेंट होगा।
रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू फॉरेनर्स। ठीक, एक जैसे अगर आपने किसी भी कोई भी फॉरेनर से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको उसका रीपेमेंट करना होगा, और उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। स्पेक्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है थ्रू आउट। जब भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इन सब चीज़ों का जब भी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो स्पेक्यूलेशन टर्म हम बहुत बार यूज़ करेंगे। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ये हर कंट्री में कुछ ना कुछ स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो कि किसी फॉरेन करेंसी को खरीद कर रख लेते हैं अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आज 2010 है, ठीक, 2010 में $1 की जो वैल्यू है दैट इज़ अप्रॉक्स ₹70। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस $1 को अभी ख़रीद लिया 2010 में। अब 2022 में क्या होता है कि $1 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है टू ₹75। अब मैंने क्या सोचा कि यार ये तो इंक्रीज़ हो गई है वैल्यू, तो अब मैं इसे बेच सकता हूँ, तो मुझे ₹5 का अल्टीमेट प्रॉफिट होगा। ठीक, तो यही क्या होता है, स्पेक्यूलेटर्स इसी प्रोसेस को स्पेक्यूलेशन कहते हैं, यानी इस उम्मीद में कि आगे चलकर जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कंपेयर टू हमारी डोमेस्टिक करेंसी, तब हम क्या करेंगे, उस फॉरेन करेंसी को बेच देंगे और हमें वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को स्पेक्यूलेशन कहेंगे, और ये जो लोग होते हैं इनको हम लोग स्पेक्यूलेटर्स कहते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिमांड कर्व देखेंगे। डिमांड कर्व इसलिए देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई कर्व्स के बेसिस पे ही हम लोग आगे चल के एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करेंगे। कोई भी जब हम लोग ने नॉर्मल भी डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पर जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे प्राइस होता है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ जो भी गुड्स हैं या फिर क्वांटिटी ऑफ जो भी आपका मनी है। तो डिमांड कर्व क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आपकी डिमांड क्या होगी, यहाँ पर डिमांड थोड़ी कम है लेकिन आप इसको ज़्यादा ही मान सकते हैं। डिमांड ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, तब एक्सचेंज रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डिमांड कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तब एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक, कहने का सेंस क्या है, एक्सचेंज रेट यहाँ पर जो बात होती है ये यहाँ पर हम लोग डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू लियो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी को देखते हैं। तो एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक, तो हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा फॉरेन करेंसी ज़्यादा डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ रही है एक फॉरेन करेंसी की यूनिट को ख़रीदने के लिए। और अगर हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कम है, यानी हमें कम इंटरनल जो हमारी करेंसी है उसकी कम यूनिट्स देनी पड़ रही है फॉरेन करेंसी को ख़रीदने के लिए। ईजिली इसे इस तरीके से समझते हैं, अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा रुपए देने होंगे $1 खरीदने के लिए, अगर एक्सचेंज रेट कम है तो हमें कम रुपए देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। यानी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा होगा। फॉरेन करेंसी की यहाँ पर डिमांड की बात हो रही है, यानी अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है, क्वांटिटी यहाँ पर m मान लेते कम है। ठीक, तो एक्सचेंज रेट ज़्यादा है यानी हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 को ख़रीदने के लिए या दूसरी कोई भी करेंसी को ख़रीदने के लिए। Demand curve of foreign exchange is downward sloping because of negative relationship between exchange rate of foreign currency and quantity demanded of foreign currency. When the exchange rate will increase, the demand will increase. ठीक, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है दैट इज सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या होती है। अब हमें सप्लाई कहाँ से होगी फॉरेन करेंसी, यानी हमारे देश के लोगों को फॉरेन करेंसी कैसे मिलेगी। ठीक, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम लोग अपने देश से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर के किसी देश में एक्सपोर्ट करते तो उस देश की करेंसी हमें मिलेगी। ठीक, फॉरेन करेंसीज हमारे पास आएंगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारा एक सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया एक तरीके से। हमें दूसरा डॉलर हमें कब मिलेगा, जब हम कुछ भी मान लेते हैं यूएसए में अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी गुड्स या सर्विसेज, तभी तो हमें यूएस डॉलर मिलेगा। ठीक, तो ये यहाँ से हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आपकी जनरेट होती है। टूरिज़्म, जब बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे तब वो क्या, उन्हें भी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी। वो क्या करेंगे, हमारे सेंट्रल बैंक से या जहाँ से भी जो भी मेथड जो होता है उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक आइडिया क्या है कि हमारा फॉरेन करेंसी तब आएगी जब हमारे यहाँ टूरिज़्म होगा, तो हमारी फॉरेन करेंसी का हमें बेनिफिट मिलेगा या फिर
कह सकते हैं सप्लाई होगी। ठीक, रेमिटेंसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम फॉरेन, जो फॉरेन से कोई हमारे यहाँ पर कोई भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कर रहा है तो उससे भी क्या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी। ठीक, यानी सप्लाई से केवल ये सेंस है कि हमें कैसे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है या किसी दूसरी कंट्री का एक्सचेंज हमारे पास कैसे आती है उसकी करेंसी। ठीक, वही सप्लाई के सोर्सेज हैं। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, जब भी लोन लेते हैं हम लोग तो हमें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर लोन लिया है तो मुझे लोन कहाँ से मिलेगा, किसी मैंने फॉरेन कंट्री से कोई लोन लिया है तो वो अपनी करेंसी में ही तो मुझे देगी। जो भी लोन होगा वो अपनी करेंसी में दिया, बाद में जो भी फॉरेन एक्सचेंज का जो भी मेथड होगा बाद में मेरे पास डोमेस्टिक करेंसी में वैल्यू आएगी, दैट इज़ ऑल डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर सप्लाई की बात हो रही है, यानी जब हमें बाहर से कोई लोन मिल रहा है तो हमें फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में, किसी भी तरीके के एमएसएमई में या कोई भी स्टार्टअप पे अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वहाँ से भी हमें फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। स्पेक्यूलेशन अगेन हो सकता है कि कुछ लोग क्या करें दैट कि फॉरेन करेंसी को ख़रीद ले। ठीक, एक फॉरेन करेंसी को ख़रीदते हैं तो उससे भी क्या होती है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आती है। ठीक, या फिर हमारी करेंसी को कोई ख़रीद रहा है तो कैसे अपनी करेंसी में ही तो ख़रीदेगा। तो उसने मान लो $10 दे के हमारे ₹10 को ख़रीदा, या फिर मान लेते अभी हम लोग अपनी पोजीशन को अच्छा मानते हैं और उसने $10 दे के ₹1 को ख़रीदा, तो यहाँ से भी हमें क्या हो गया फॉरेन करेंसी को मिला। ठीक, ये केवल एग्जाम्पल के लिए है कि किस तरीके से हमें फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती है। डिमांड कैसे कैसे करते हैं हमारे यहाँ के लोग वो हमने इससे पहले पढ़ लिया। अब हम लोग ने सप्लाई भी जान लिया कि कैसे कैसे एक्चुअल में फॉरेन करेंसीज की सप्लाई हमारी कंट्री में होती है। नेक्स्ट हम लोग सप्लाई कर्व देख लेंगे। ये कैसा होता है, ये पॉजिटिवली स्लोपिंग या आप कह सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका सप्लाई कम होगी तब एक्सचेंज रेट भी कम होगा। ठीक, सप्लाई कम होगी यानी एक्सचेंज रेट कम होगा। अब फॉरेन करेंसी की ये ज़्यादा सप्लाई हो नहीं रही है तो क्या हो जाएगा एक्सचेंज रेट कम होगा। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तब एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होती है यहाँ पर, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है। तो ये था हमारा सप्लाई कर्व। अब इन्हीं दोनों के यूजेज से हम लोग क्या देखेंगे एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन। ठीक, एक्सचेंज रेट बेसिकली वो पॉइंट होता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कह सकते हैं होता है जिसमें एक डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं। ठीक, एक एक्सचेंज रेट वो पॉइंट होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, यानी जितनी डिमांड की जा रही हो और उतनी ही अगर सप्लाई हो रही हो फॉरेन करेंसी की तो वही हमारा एक्सचेंज रेट होगा। ठीक, ये है हमारा डिमांड कर्व, ये है हमारी सप्लाई कर्व। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट है ई, और ई ही हमारा क्या एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगा। ये जो है हमारा ई एम जो है ये हमारा एक्सचेंज रेट है, या एन ओ भी आप कह सकते हैं। ठीक, ये जो इतना पार्ट है ये हमारा क्या है एक्सचेंज रेट है। ठीक, डिमांड और सप्लाई कर्व्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वही हमारा एक्सचेंज रेट होता है। ठीक, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये जो भी पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, कौन सा हमारा एक्सचेंज रेट होगा, ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए एक्सचेंज रेट विद चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ये जो हम लोग ने फर्स्ट केस देखा तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हम लोग ने मान लिया था कि यहाँ पर हमारा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और वही एक्सचेंज रेट होगा। अब डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन भी होती है। डिसइक्विलिब्रियम यानी कई बार क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा हो गई या फिर सप्लाई कम हो गई या सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या होता है आपका उससे भी एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट करता है। तो हमने दो केसेस लिए हैं यहाँ पर सेपरेट। एक जब हमारा डिमांड कर्व जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर डी डी था डिमांड कर्व हमारा, और यहाँ पर क्या हो गया है D1 यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो चेंज हुआ है, मगर सप्लाई कर्व क्या है SS ही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जब डिमांड इंक्रीज कर गई है, पहले कितनी थी DD थी, अब कितनी हो गई है D1 तब, और सप्लाई उतनी ही है, तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी N2O हो जाएगा। N2O पहले कितना था NO था, पहले हमारा जो
आप कह सकते हैं एक्सचेंज रेट था वो NO था, अब कितना हो गया N2O। यानी जब डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है, यानी अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अपनी डोमेस्टिक करेंसी की ही फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को ख़रीदने के लिए। ठीक, लेकिन इसका ही अपोजिट केस होता है। मान लेते हैं अब डिमांड सेम है, ठीक, लेकिन सप्लाई पहले SS थी। ठीक, पहले सप्लाई कितनी थी? SS थी। अब सप्लाई कितनी हो गई है? S1 हो गई है। ठीक, यानी सप्लाई रिड्यूस हो गई है, यानी अब फॉरेन करेंसी की ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड उतनी है, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा इसका? कम हो जाएगा, यानी अब हमें कम वैल्यू देनी पड़ेगी ये जो भी हमारी फॉरेन करेंसी है उसको ख़रीदने के लिए। यानी ये क्या हो गया आपका? सप्लाई अगर कांस्टेंट है और डिमांड चेंज होती है तो हमें ज़्यादा एक्सचेंज रेट देना होगा। अगर डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई कम हो जाती है, तो हमें क्या करना होगा? तब भी हमें ज़्यादा रेट देना पड़ेगा। ठीक, सॉरी, तब हमें कम एक्सचेंज रेट देना पड़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा डिमांड एंड सप्लाई विथ चेंज इन डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन था। ठीक, ये हम लोग डिसइक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज रेट भी इसे कह सकते हैं। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से क्या हुआ है। अब लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है कि फेवरेबल वर्ड से ही आप समझ रहे हो कुछ जो आपकी कंट्री के लिए अच्छा हो रहा हो, और अनफेवरेबल जो कि अच्छा ना हो। फेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जब हमें एक कम अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी कम वैल्यू देनी पड़ रही हो इन कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। और अनफेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जब हमें ज़्यादा अपनी जो होम करेंसी है उसके ज़्यादा यूनिट्स देनी पड़ रही हो एक फॉरेन करेंसी की यूनिट को खरीदने के लिए। व्हेन द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी देन इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज इट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज। यही सारी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन जैसे कंसेप्ट्स को हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। डिमांड एंड सप्लाई के जितने भी ये सारी स्लाइड्स हैं इनका आप लोग PDF फॉर्म में मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगी, और ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन रिटन नोट्स आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।